जस्ट अ मिनट। तो आज का जो हमारा मॉड्यूल नंबर 8, विद्यालय नेतृत्व, अवधारणा और अनुप्रयोग, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों से फिर गुजारिश, कोई डाउट है, कोई शंका है दिमाग में, कुछ मॉड्यूल को करते समय पे जाहिर तौर पर कुछ एक शंकाओं ने जन्म लिया होगा, कुछ एक ऐसी चीजें भी रही होंगी जो मॉड्यूल में नहीं बताई गई, और आप क्योंकि फील्ड में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज़ों की, तो ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। तो अपने अनुभव शेयर करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हैंड रेज कीजिए, चैट बॉक्स के माध्यम से आप हमें इत्तला कीजिए, आगाह कीजिए। आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप अपनी बात को रख पाएंगे। सबसे पहले हम उद्देश्यों की बात करेंगे। ये जो मॉड्यूल है, मुख्य तौर पर इसके 4 भाग थे। 4 भाग वो थे जिनमें मटेरियल है, नेतृत्व के बारे में विभिन्न बातें प्रतिलिपि के तौर पर, चाहे वो रिटर्न मटेरियल हो या फिर वीडियोज हो, उनमें बताई गई है। उससे पहले उद्देश्य, कोर्स की रूपरेखा। उद्देश्य, कोर्स की रूपरेखा, 4 प्रमुख भाग, जो 4 मुख्य मॉड्यूल के मुख्य भाग थे कोर्स के। और उसके पश्चात एक सारांश और प्रश्नोत्तरी। इस तरह से ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आपने पूरा किया होगा। तो 4 मुख्य जो पार्ट हैं इसके, हम सभी को एक एक करके क्रम तरीके से उनके ऊपर चर्चा करते चले जाएंगे। जब हम उद्देश्य की बात करते हैं, तो जो कोर्स के उद्देश्य थे, ये कोर्स क्यों डिजाइन किया गया, क्यों आपके सामने रखा गया, तो सबसे पहले तो माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बदलाव की दिशा में आप किस प्रकार एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड, स्कूल हेड, या फिर एज ए टीचर, लीडरशिप की क्वालिटी सिर्फ प्रिंसिपल्स या फिर स्कूल हेड्स तक सीमित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक टीचर के तौर पर लीडरशिप की क्वालिटीज आप सभी में होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर जब क्लास को टीच कर रहा होता है तो वो एक मोटिवेटर के साथ साथ एक लीडर के तौर पर भी कार्य कर रहा होता है, और बच्चे एक आदर्श के तौर पर उनका अनुसरण करते हैं। तो जो उद्देश्य हमारे हैं इस मॉड्यूल को बनाने के पीछे, एनसीईआरटी की तरफ से जब ये मॉड्यूल बनाया गया, तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि ये मॉड्यूल पूरा करने के पश्चात जो विद्यालय स्तर पर हमारे स्कूल हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और टीचर्स हैं, उन वो विद्यालय को एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में अग्रसर करने की दृष्टि से जो विभिन्न चुनौतियां हैं, जो विभिन्न हैं, उनको उनसे किस प्रकार पार पाएं और उनके लिए क्या क्या व्यूह रचनाएं और रणनीतियां अपने स्तर पर वो बना पाएं। दूसरा उद्देश्य इस मॉड्यूल के साथ जो संदर्भित है, जो जुड़ा हुआ है, वो है माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व हेतु ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। 3 चीजें हैं: ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल, और दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वो किस किस तरह का होना चाहिए जो विद्यालय को एक सकारात्मक दिशा में लेके जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और विद्यार्थियों के सीखने में सुधार के लिए लीडरशिप फॉर लर्निंग। लीडरशिप फॉर लर्निंग पूरा का पूरा एक इस कोर्स का एक सब पार्ट था, एक मॉड्यूल था, जिसमें पूरे के पूरे में लीडरशिप फॉर लर्निंग के बारे में चर्चा की गई है। आगे हम जानेंगे लीडरशिप फॉर लर्निंग क्या है, लीडरशिप नेतृत्व क्या है, लेकिन वो नेतृत्व जो बच्चों की लर्निंग में हमारे विद्यालय को सकारात्मकता की तरफ तो बढ़ाए ही बढ़ाए, साथ ही साथ में जो हमारा मूल कार्य ये है, जो हमारे बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए हम एकत्र होते हैं, उनकी लर्निंग आउटकम्स को किस प्रकार से बेहतर बना सकता है, उसके लिए इस मॉड्यूल का एक पूरा, इस कोर्स का एक पूरा का पूरा मॉड्यूल, एक पार्ट इसी के ऊपर रखा गया है। आपने जब पूरा किया होगा तो देखा भी होगा। एक उद्देश्य ये भी है कि विशिष्ट संदर्भों और चुनौतियों को केंद्र में रखते हुए विद्यालय की विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप किस प्रकार से तैयार करें। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम का यहाँ पर ये कोई कहने का मकसद नहीं है कि कोई
कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर आप स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब है एक नेतृत्व करता, चाहे वो एक अध्यापक हो, चाहे वो स्कूल हेड हो, प्रिंसिपल हो, उनके दिमाग में एक खाका हमेशा ही रहता है, एक मोल्ड, एक इस प्रकार की चीजें, स्ट्रेटजीज हमेशा उनके दिमाग में साथ साथ चलती रहती हैं कि मेरे स्कूल की जो लर्निंग आउटकम्स हैं या फिर दूसरी मुद्दे हैं, उनको किस प्रकार से मैं सुलझा सकता हूँ। तो ये उद्देश्य हैं, 4 प्रमुख उद्देश्य, और 4 ही प्रमुख हमारे कोर्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो रहे हैं। 4 प्रमुख इसलिए कह रहा हूं मैं, पहला तो आपने जब कोर्स पूरा किया होगा तो उद्देश्यों का ही एक पार्ट आया होगा, उद्देश्य ये आपके सामने लिखे गए थे, उसके पश्चात कोर्स की रूपरेखा, और फिर 4 प्रमुख भाग, और फिर उसके बाद जो 7वें नंबर पे आया था वो सारांश आया था, वो एक पूरा का पूरा डायग्राम, और उसके पश्चात आपके सामने क्विज आई थी, जो हमारा मूल्यांकन के लिए 20 नंबर का जो क्विज दिया जाता है वो। कोशिश करेंगे एक एक करके सभी के बारे में जितना हमारे पास समय है उसका सही ढंग से हम सदुपयोग कर पाए। अब बात करेंगे कोर्स की रूपरेखा। सबसे पहले भारत में माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों हेतु विद्यालय में नेतृत्व से संबंधित जो मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को पार पाके किस प्रकार से आगे बढ़ने का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, उसके बारे में पहला मॉड्यूल हमें बताता है। उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण। जो माध्यमिक शिक्षा बार बार जो कही जा रही है, माध्यमिक शिक्षा का मतलब क्लास 9 से क्लास 12 तक। नई शिक्षा नीति में भी जो नया हमारा पैटर्न आया है 5+3+3+4 का, तो इसमें लास्ट के जो 4 साल का जो ब्लॉक बनाया गया है वो माध्यमिक स्तर पर है। उसको भी आगे 2 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, 9वीं 10वीं क्लास के लिए एक और 11वीं 12वीं के लिए एक। अगर 4 साल का पूरा ब्लॉक हम मान के चले तो माध्यमिक शिक्षा का मतलब 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जो हम टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए ही निष्ठा 2.0 चलाई जा रही है, जो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से आप अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं। इसी कोर्स में माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के सीखने में सुधार हेतु लीडरशिप फॉर लर्निंग, जैसे पहले बात की थी, लीडरशिप फॉर लर्निंग उद्देश्यों में भी लिखा गया था। लीडरशिप फॉर लर्निंग के लिए एक पूरा का पूरा जो दूसरा मॉड्यूल है, मुख्य मॉड्यूल्स में से पहला तो हमारा चुनौतियों से संबंधित है, उसके पश्चात जो लीडरशिप फॉर लर्निंग है उसका एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है कि किस प्रकार से कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो एक क्लास स्कूल में मुख्य अध्यापक के तौर पर या फिर अध्यापक के तौर पर, नेतृत्वकर्ता के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चों के लर्निंग आउटकम को हम और ज्यादा रिफाइन कर सकें, सुधार सकें। माध्यमिक विद्यालय में प्रभावी नेतृत्व कौशल हेतु प्रभावी नेतृत्व कौशल विकसित करना, प्रभावी नेतृत्व हेतु कौशल विकसित करना, जो स्किल्स हैं किस प्रकार से जो लीडरशिप की स्किल्स हैं उनको नरिश किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है, उनको किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा इस कोर्स में की गई है आपके साथ। संदर्भ विशिष्ट विद्यालय विकास योजना तैयार करना, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी जो लीडरशिप स्किल है उसके माध्यम से किस प्रकार से हम विद्यालय विकास योजना तैयार कर सकते हैं। मॉड्यूल 1, इस कोर्स के प्रमुख 4 मॉड्यूल, में बार बार 4 प्रमुख मॉड्यूल कह रहा हूं। जो पहला मॉड्यूल है उसमें आपके सामने बात रखी गई है भारत में माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों हेतु विद्यालय नेतृत्व की चुनौतियां और आगे का रास्ता। इस मॉड्यूल में आपने जाना होगा कि वो कौन सी चुनौतियां हैं, उनको किन भागों में बांटा गया। मुख्य तौर पर 5 भागों में सभी चुनौतियों को बांटा गया है और आगे उनके सब पार्ट बताए हैं, तो वो कौन सी हैं। इनके अलावा क्योंकि आप डायरेक्टली फील्ड से जुड़े हैं, जरूरी नहीं है यही चुनौतियां, हजारों प्रकार की चुनौतियां विद्यालय स्तर पर या फिर किसी भी संस्थान स्तर पर एक मुखिया के सामने प्रस्तुत हो सकती हैं। तो आप सभी उन सभी बातों से भली भांति परिचित हैं। अगर आपके सामने इनके अलावा भी कुछ और, अब आपका खुद का अनुभव है, तो आप
साझा कीजिए, सादर आमंत्रित हैं उनके लिए। उसके लिए आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, अथवा आप अपना जो हैंड है वो रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अनम्यूट कर दिया जाएगा। तो कौन सी चुनौतियां हैं जो विद्यालय स्तर पर एक मुखिया होने के नाते आपको जिनका सामना करना पड़ता है? संदर्भ आधारित चुनौतियां हैं, कॉन्टेक्चुअल हैं, संगठनात्मक हैं, शैक्षणिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं संबंधी चुनौतियां हैं, विद्यार्थी केंद्रित चुनौतियां हैं, और जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ सहयोग संबंधी चुनौतियां। ये प्रमुख 5 चुनौतियां एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर, अध्यापक और मुख्य अध्यापक, प्रिंसिपल्स, प्राचार्य, उन सभी को कभी न कभी, कहीं न कहीं गाहे बगाहे फेस करनी ही पड़ती हैं। तो इन्हीं के बारे में इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है। इसके अलावा और जो चुनौतियां हैं जो आप फेस करते हैं इस मॉड्यूल को पूरा करने की, इनके आगे सब पार्ट्स भी हैं, भी किन चुनौतियों को हम किस प्रकार की, प्रमुख प्रकार हैं, चुनौतियों के 5 प्रमुख प्रकार हैं, इनके आगे सब पार्ट हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे। प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां जो विद्यालय नेतृत्व से संबंधित है। संदर्भ आधारित, संगठनात्मक, वही 5 हैं ये, हितधारकों का सहयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संदर्भ आधारित चुनौतियां। इस मॉड्यूल में आपने पढ़ा होगा, जब ये मॉड्यूल पूरा किया होगा तो वीडियो भी था और प्रतिलिपि भी, कि संदर्भ आधारित चुनौतियां कौन सी हैं। उसमें विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि संबंधी विविधताएं हैं। वीरेंद्र सिंह जी ने हैंड रेज किया है। वीरेंद्र सिंह जी, आप अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपको अनम्यूट कर देते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी, आपका वीडियो ऑन है, मैं देख पा रहा हूं आपको, और साथ के साथ में आपने हैंड रेज भी किया है। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। हम बात कर रहे हैं नेतृत्व से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, जो कि मॉड्यूल नंबर 8 में आपने नेतृत्व की अवधारणा और अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ा है। वीरेंद्र सिंह जी, शायद गलती से हैंड रेज हो गया है। ओके। तो संदर्भ आधारित चुनौतियों में जो प्रमुख तौर पर 2 तरह की चुनौतियों को हम शामिल करते हैं। एक तो विद्यालयों की पृष्ठभूमि, जो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड से हमारे स्कूलों में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अमूमन एक विद्यालय में, अगर हम माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 100 100 150 स्टूडेंट से लेके बड़े स्कूलों की अगर बात करें तो 500 1000 विद्यार्थियों तक हमारे पास आ रहे हैं। और सभी विद्यार्थी जो आ रहे हैं तो उनका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि भी अगर हम बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ पर एक मुख्य मुद्दा हो सकता है। उनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो एक मुख्य मुद्दा हो सकता है। वो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक स्तर के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और वो एक चुनौती है। वो चुनौती कैसे है? विद्यालय में सीखने संबंधी या फिर विद्यालय की योजनाओं संबंधी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जब हम करते हैं तो किस बैकग्राउंड के, किस पृष्ठभूमि के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, वो ध्यान में रखना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय के एकेडमिक्स के साथ साथ जो नॉन एकेडमिक्स, जो कि संगठनात्मक कार्य होते हैं, वो ढेर सारे ऐसे कार्य होते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर बच्चों की जो पृष्ठभूमि है उसके साथ जुड़े हुए हैं। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्य आप देख पा रहे हैं। अभी भी विद्यालयों में हमारे पास एकेडमिक्स के साथ साथ जो दूसरे कार्य चल रहे हैं वो खासकर विद्यालय जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो बैकग्राउंड है, उसके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लिंक हैं। एक तो विद्यार्थियों की जो विभिन्न विभिन्न परिवेश से आने वाले विद्यार्थी हैं हमारे पास, वो एक मुख्य मुद्दा है
विद्यालय नेतृत्व के सामने। दूसरा है भौगोलिक मुद्दे। चूंकि ये जो मॉड्यूल तैयार किया गया था, ये मॉड्यूल पूरे देश के लिए, पूरे देश में लागू है फिलहाल। अलग अलग स्टेट्स में जो टीचर साथी हैं, जो अध्यापक साथी हैं, वो इन मॉड्यूल्स को, इन कोर्सेज को पूरा कर रहे हैं। तो भौगोलिक मुद्दों से संबंधित अगर हम बात करें, खासकर हरियाणा की अगर हम बात करें, तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में भौगोलिक हमारे यहाँ पर अंतर नहीं देता है। कुछ एक अगर जिलों की बात करें, भिवानी रेवाड़ी की, या फिर हिसार का जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पर थोड़ा बहुत एक हम मान सकते हैं कि राजस्थान के साथ लगता हुआ वो भौगोलिक परिवेश कुछ अलग है। बाकी पूरा का पूरा हमारा हरियाणा प्रदेश, पूरा का पूरा हमारा हरियाणा प्रदेश मैदानी भाग ही है। तो भौगोलिक प्रकार की जो चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, वो इतने ज्यादा हमारे विद्यालयों में, खासकर जब हम बात करते हैं हरियाणा के विद्यालयों की और हिसार के विद्यालयों की जब हम बात करते हैं, तो इतने ज्यादा हावी या फिर भारी नहीं है कि वो मुद्दे हमारे लिए प्रमुख चिंता का विषय बने। फिर भी अगर राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, तो विद्यालय प्रमुखों के लिए भौगोलिक मुद्दे एक प्रमुख चिंता का स्तर इस प्रकार से रहते हैं, जहां पर मुख्य तौर पर भौगोलिक परिवेश अलग अलग प्रकार के हैं। विद्यार्थियों को वहां तक पहुंच के लिए जंगल, नदियां, पहाड़ पार करके जाने होते हैं। रास्ता अपने आप में एक मुद्दा होता है। ना सिर्फ विद्यार्थी, बल्कि खुद जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनको वहां तक पहुंचने के लिए और भौगोलिक जो परिवेश है उसको ध्यान में रखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर हिमाचल प्रदेश के किसी विद्यालय की बात की जाए, तो जाहिर तौर पर सर्दियों का जो मौसम होता है, वहां पर आप देखेंगे जो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उन दिनों में छुट्टियों का ज्यादा प्रावधान रहता है। अगर आसाम की तरफ हम बात करें, जो ईस्टर्न पार्ट है हमारे देश का, वहां पर जो स्कूल प्रोग्राम है, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो इस करके ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जो बारिश का मौसम होता है, वर्षा का जो मौसम होता है, जो चमासा हम बोलते हैं हरियाणवी में, चौमासा शब्द है, 4 मास जो ऋतु होती है बारिश की, उस समय पे बाढ़ का ज्यादा वहां पर खतरा रहता है। तो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते समय पे उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हालांकि हमारे यहाँ पर गर्मी के मौसम में मई जून में लू, एक स्थानीय पवन चलती है, उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा जो डायरेक्टरेट है वो तैयार कर रहे हैं। तो भौगोलिक जो मुद्दे हैं, जो वो जलवायु से संबंधित हो सकते हैं, भौगोलिक परिवेश से संबंधित हो सकते हैं, वो हमारे स्टेट हरियाणा और खासकर हमारे जिले से संबंधित वो ज्यादा मायने नहीं रखते। इतने ज्यादा कठोर भौगोलिक परिस्थितियां हमारे पास, हमारे यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। फिर हम बात करेंगे संगठनात्मक। संगठनात्मक मुद्दे कौन से हैं? विद्यालय स्तर पर, संगठन स्तर पर एक नेतृत्वकर्ता को, नेतृत्वकर्ता जो शब्द है, नेतृत्वकर्ता यहाँ पर स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल हेड्स और खुद स्कूल टीचर्स भी, जो स्कूल विद्यालय के टीचर्स हैं, वो भी नेतृत्वकर्ता ही हैं। नेतृत्व आगे हम पढ़ेंगे। एक तो होता है जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप बाय पोजीशन होती है, और एक लीडरशिप बाय एक्शन होती है। बाय पोजीशन और बाय एक्शन में क्या डिफरेंस, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो एक जो आप वहां पर क्लियर कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि किस प्रकार से विद्यालय का अध्यापक भी स्वयं एक नेतृत्वकर्ता होता है। संगठनात्मक मुद्दे कौन से हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। विद्यालय का आकार। यहाँ पर विद्यालय का आकार दो प्रकार से यहाँ पर बात की गई विद्यालय के आकार की। विद्यालय का भवन का आकार, दूसरा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय प्रांगण और विद्यार्थियों की संख्या। ये एक मुख्य चुनौती है हमारे पास। कई विद्यालयों में जब हम जाते हैं तो हमने देखा है, हांसी ब्लॉक का मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष उदाहरण है। सैनीपुरा स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सैनीपुरा। वहां पर बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है और कमरे और विद्यालय का आकार, वहां पर बैठने के लिए पर्याप्त कमरे बच्चों के पास नहीं है। वर्तमान में प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई थी पीछे मेंटरिंग विजिट के दौरान, वो प्रयासरत हैं और अपने स्तर पर बड़े बखूबी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो हैंडल कर पा रहे हैं। तो ऐसी जो चुनौतियां आती हैं, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी, एक जो हेड हैं, मुखिया हैं, वो अपने नेतृत्व क्षमता से इस प्रकार की चुनौतियों को पार पाने में कुछ हद तक सक्षम रहते हैं।
ये नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार की चुनौतियों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है। चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों को एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर, एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट अगर मुखिया करते हैं, तो इन चुनौतियों को काफी हद तक वो अपनी सूझबूझ के साथ दूर कर सकते हैं। तो विद्यालय का आकार एक मुख्य चुनौती है। विद्यालय का आकार, अगर प्रांगण में बैठने की जगह कम है तो ये एक प्रकार की चुनौती है। अगर विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, कई विद्यालय हमारे पास ऐसे हैं, अगर हाँसी का ही मैं बात करूं, तो हिसार चुंगी के ऊपर हमारा जो मॉडल संस्कृति स्कूल है हाँसी का, मिनी यूनिवर्सिटी बोला जाता था इनको। बरवाला जो ब्लॉक है हमारा, वहां पर अनाज मंडी में स्कूल है, मिनी यूनिवर्सिटी बोला जाता था। उकलाना का जो स्कूल है, पब्लिक स्कूल के नाम से, जनता स्कूल के नाम से उसको जाना जाता है। वहां पर बच्चों की संख्या इतनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में। वहां पर अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। कार्य वितरण से संबंधित चुनौती हो सकती है, टाइम टेबल से के रिगार्डिंग चुनौती हो सकती है। तो ये कुछ एक चुनौतियों, हम यहाँ पर चुनौतियों की बात कर रहे हैं। इन चुनौतियों से पार कैसे पाया जाए, आगे के जो मॉड्यूल्स हैं, सब पार्ट हैं, उनमें हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यालय का आकार एक प्रमुख चुनौती है संगठनात्मक तौर पर। संसाधनों का उन्नयन एवं आईसीटी का समुचित उपयोग, जो रिसोर्सेज हैं उनका, उनको ऑप्टिमम, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है। जो भी रिसोर्सेज हैं विद्यालय स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर, आगे स्कूल कम्प्लेक्सेस का कंसेप्ट भी है, हो सकता है आगे आने वाले मॉड्यूल्स में आए आपका स्कूल कम्प्लेक्सेस का। नहीं तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, वो स्कूल कम्प्लेक्सेस के ऊपर जोर दे रही है, फोकस कर रही है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी संगठनात्मक तौर पर, प्रशासनिक स्तर पर, जो हमारे 130 क्लस्टर होते थे जिला हिसार में, उनको कम करके उनकी संख्या कम की गई है। 12 से 13 क्लस्टर पूरे डिस्ट्रिक्ट में से कम किए गए हैं। अब संसाधनों से या फिर दूसरे कॉमन जो रिसोर्स हो सकते हैं, उनका उन्नयन किस प्रकार, लिफ्ट किस प्रकार किस प्रकार कहीं रजत जी शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। रजत जी, अनिल जी, हाँ, आवाज की दिक्कत है रजत। हाँ, अब आ रही कुछ। अब फिर गई। अनिल जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अब आ रही है। ओके, थैंक यू। अब स्पष्ट है, अब स्पष्ट है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर करता हूं। अनिल जी, कृपया एक बार ये सुझाव दें कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, और आवाज सही ढंग से दोबारा आ रही है या नहीं आ रही। सर आवाज पूरी आ रही है, स्क्रीन भी विजिबल है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी ओके, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। माफी चाहूंगा, नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं कि संसाधनों का उन्नयन, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कॉमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात की जाएगी। जब हम सीआरसी पर, क्लस्टर स्कूल कम्प्लेक्सेज की बात करेंगे, तो कॉमन रिसोर्सेज होंगे, और उनकी दिशा में, उस दिशा में अग्रसर हमारा पथ उस तरफ अग्रसर हो चुका है। एनईपी 2020 इसमें साफ तौर पर कहती है कि जो रिसोर्सेज हैं अलग अलग स्तर पर, उनको क्लब किया जाए। क्लब से भी अगर दूसरी बात की जाए, उनका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण देखने में यह आता है कि कई विद्यालयों में रिसोर्सेज हैं जहां पर उनकी जरूरत नहीं है, और कई विद्यालयों में उन रिसोर्सेज की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन वहां पर वो मौजूद नहीं है। तो एक किस प्रकार से तालमेल बनाया जाए, उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के तौर पर हमारे स्कूल मुखी, हमारे स्कूल मुखिया ध्यान दे रहे हैं उस पर।
ये एक मुख्य मुद्दा है हमारे विद्यालयों के समक्ष। प्रशासनिक और प्रबंधकीय मसले, जो प्रशासनिक मसले हैं, किस प्रकार से प्रशासनिक जो व्यवस्था है पूरे विद्यालय की स्कूल मुखिया के हाथ में होती है। मौखिक अफसर एक आम स्टेटमेंट जो कही जाती है, और वास्तव में स्कूल मुखी जो हैं, स्कूल के मुखिया जो हैं, जो लीडर्स हैं, वो सभी प्रकार के जो प्रशासनिक कार्य हैं, अकादमिक के साथ साथ जो प्रशासनिक कार्य हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए दोहरी उनकी भूमिका हो जाती है। तो ये एक मुख्य मुद्दा, या फिर इसको हम चुनौती के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। योजना और विकास, किस प्रकार से स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तैयार किया जाए, ये एक मुख्य मुद्दा है हमारे सामने। बार बार बात आ रही स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब, यहाँ पर भी जिस प्रकार हम बात करते हैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की, वैसे ही स्कूल डेवलपमेंट का मतलब भी होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पर ना सिर्फ विद्यालय भवन, बल्कि जो दूसरे अकादमिक मुद्दे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किया जाए, उस स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात यहाँ पर की जा रही है बार बार। अब शैक्षणिक संरचना और प्रक्रियाओं संबंधी विभिन्न चुनौतियां। शिक्षा के व्यावसायिक और अकादमिक पहलुओं में संतुलन बनाना। जो व्यावसायिक पहलू है और अकादमिक पहलू, उन दोनों में संतुलन बना। अब यहाँ पर संतुलन एक शब्द लिखा गया, संतुलन बनाना। क्या संतुलन नहीं है अभी तक? ये स्टेटमेंट क्यों दी गई है, क्यों मॉड्यूल कोर्स में ये लिखा गया है? वास्तव में नहीं है। अगर बात की जाए व्यवसायीकरण की, कल राजदेव सर ने मॉड्यूल में आपके साथ पूरी डिटेल में इसकी चर्चा की होगी, और आपको विशिष्ट स्थिति के बारे में अवगत भी करवा दिया गया होगा। जो व्यवसायिक पहलू है, शिक्षा का व्यवसायिक पहलू, एनएसक्यूएफ आने से पहले तो बिल्कुल नगण्य, और एनएसक्यूएफ आने के बाद भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। आज भी एक सर्वे था पीछे 2018-19 का एक सर्वे आया था, उस समय तक भी 18-19 तक के ये आंकड़े हैं। भारत में शिक्षा ग्रहण करने वाले जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा के व्यवसायीकरण सिर्फ 5% है, 5%। जबकि दक्षिण कोरिया में 94% है। जर्मनी और अमेरिका में 75 से 78% के आसपास तक है। शिक्षा का व्यवसायीकरण, संतुलन क्यों नहीं है एकेडमिक पहलुओं और व्यवसायिक पहलुओं में? कहीं ना कहीं एक गौण पक्ष समझा गया है। आमतौर पर ये स्टेटमेंट दी जाती, कहा भी जाता है भी जो बच्चे ज्यादा पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं है ना, वो आईटीआई की तरफ या फिर वोकेशनल कोर्सेज की तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया जाए। जबकि ऐसा नहीं है, और आगे आने वाला समय व्यवसायिक कौशलों का समय होगा। एनएसक्यूएफ भारत सरकार की एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण पहल है, और इसे सही ढंग से, क्योंकि इसके उसको लागू करने का सारा दारोमदार स्कूल मुखियों के ऊपर और हमारे जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर है। अगर सही ढंग से इसको लागू किया जाए तो इस दिशा में हम कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम दे पाएंगे। स्वयं और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास में संलग्न। सतत और व्यावसायिक जो विकास है, 50 घंटे का, नई शिक्षा नीति ने ये निर्धारित किया है कि हर वर्ष में 50 घंटे का सतत और व्यावसायिक विकास खुद स्कूल हेड्स का और टीचर्स का मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो ये भी एक मुख्य चुनौती हो सकती है। चुनौती के तौर पर इसको ऐसे लिया जा सकता है, कई जगह पे बात ये आती है कि कहीं ना कहीं 50 घंटे की जब हम बात करते हैं, 50 घंटे का मतलब मोटे तौर पर अगर एक दिन के 6 से 7 घंटों की बात की जाए तो 12 से 13 दिन या फिर 10 से 12 दिन इस प्रकार के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सीपीडी जो हमारा सतत व्यावसायिक विकास की बात की जा रही है, ये कोर्सेज हो सकते हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से अध्यापकों को और मुख्य अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को करने ही होंगे। ये एक मुद्दा किस प्रकार से है,
मुद्दा इसलिए है कि कई मामलों में, कई जगहों पर इसको गौण या गैर तरजीही तौर पर लिया जाता है कि क्या खास जरूरत है, क्या आवश्यकता है। लेकिन लेकिन जो हमारी एपीआर है, एपीआर अपार जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एसीआर जिसको हम कह सकते हैं, आगे विशेष उल्लेख इनका हमारा रहेगा कि 50 घंटे का जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है स्कूल मुखियों ने और टीचर्स ने किया है या नहीं किया है, वो सारी की सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है। उसके पश्चात है लीडरशिप फॉर लर्निंग। ये पूरा का पूरा एक स्लाइड में आएगा, उसके ऊपर विस्तार से वहां पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से लीडरशिप फॉर लर्निंग की रूपरेखा स्कूल मुखिया के तौर पर आप कर सकते हैं अपने विद्यालयों में। अब है विद्यार्थी केंद्रित चुनौतियां। विद्यार्थी केंद्रित चुनौतियों में सबसे प्रमुख जो चुनौती है वो है सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना। सुरक्षा उपाय पिछले कुछ एक सालों में लगातार कुछ विशेष प्रकार के मामले हमारे सामने देखने को आ रहे हैं और बड़े अजीब और बड़े ही भयावह तरीके से वो चीजें हमारे सामने, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया हमारा जो सोशल मीडिया है उस पे हो, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसमें हम देख सकते हैं हजारों हजार एग्जाम्पल आपके सामने भरे पड़े हैं देश और हमारे राज्य से संबंधित। तो ये एक मुख्य चुनौती है, एक प्रमुख चिंता का विषय है कि कुशल नेतृत्वकर्ता होने के नाते हमारे विद्यालय में हम हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, हमारे सभी स्टाफ सदस्यों के लिए, जिसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ सदस्य, सभी के लिए किस प्रकार से सुरक्षा की गारंटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है आज के दिन, और अपने नेतृत्व से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रयासरत हुआ जा सकता है। फिर है विद्यार्थियों के मत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के मत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना ये एक मुख्य मुद्दा है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों के मत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मत विभिन्नता हो सकती है ना सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि जो सहकर्मी हैं उनके साथ भी। तो मन विभिन्नता ना हो, मन भेद ना हो, मतभेद हो सकता है। तो मतभेद को किस प्रकार से टैकल और हैंडल किया जा सकता है, और किस प्रकार से बच्चों के सामने बात रखी जा सकती है कि अलग अलग मत होना बुरी बात नहीं है, अपने पर्सन रखना बुरी बात नहीं है, इस चुनौती से कैसे पार पाया जा सकता है। इसके लिए लीडरशिप क्वालिटीज कहाँ काम आ सकती है, ये ना सिर्फ मुख्य अध्यापकों और प्रिंसिपल्स के लिए, एक अध्यापक के लिए भी जब वो अपनी कक्षा में टीच कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, तो कई बार देखने में ये आता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रश्न पूछते हुए झिझकते हैं, अपनी बात रखते हुए झिझकते हैं। तो कुशल नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो किस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर सकता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति और मत को बिना झिझके आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। फिर है विद्यार्थियों के अधिगम और अधिगम प्रतिफलों में सुधार करना। एक शब्द है अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स क्या है? जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्री डिफाइंड है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्री डिफाइंड हैं हमारे क्लास वाइज, कक्षा स्तर पर, आयु समूह के स्तर पर। तीसरी क्लास के बच्चों के लिए क्या है, चौथी के लिए क्या है, पांचवी के लिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए विषयवार और आयु से संबंधित जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्री डिफाइंड हैं। मैं बात कर रहा हूं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की भी, क्या सीखना चाहिए बच्चे को, क्या आना चाहिए। एक 9वीं क्लास का बच्चा है, उसे किसी विषय विशेष में, अगर मैं बात करूं सामाजिक अध्ययन में कितना आना चाहिए, उसको हिंदी विषय के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजी विषय के लिए भी निर्धारित है कि इतना तो उसे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात है वो। अब बात की जा रही है यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स की। तो जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरे साल भर पढ़ाने के पश्चात
किन किन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम प्राप्त कर पाए हैं, वो लर्निंग आउटकम्स होते हैं हमारे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स, जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हम निर्धारित करके चले थे लर्निंग आउटकम्स भी वही हैं, तो कोई गैप नहीं है। अदरवाइज अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो डिफाइन किए हैं और लर्निंग आउटकम्स कुछ और हैं, सीखना तो इतना चाहिए था और बच्चा सीख इतना पाया, तो ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा है, इसको लर्निंग गैप बोलते हैं, लर्निंग गैप। तो लर्निंग गैप को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो डिफाइंड है उनको दोबारा से रीडिफाइन कैसे किया जा सकता है, उनके लिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजी प्लान की जा सकती है, हम रिमीडियल टीचिंग करवा सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें विद्यालय स्तर पर शिक्षक और विद्यालय प्रमुख बेहतर तालमेल के साथ बड़े अच्छे से उन चीजों से पार पा सकते हैं। अनिल जी, क्या मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है? नेटवर्क का इश्यू नहीं है दोबारा? हाँ रजत, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर है जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो आगे भावी जीवन में जब वो, क्योंकि 9वीं से 12वीं के बाद 12वीं का जो हमारा विद्यार्थी है वो एक संक्रमण काल के दौरान है, संक्रमण स्तर के ऊपर है। 12वीं का विद्यार्थी संक्रमण स्तर के ऊपर कैसे है, वो स्कूल का विद्यार्थी तो है लेकिन उस समय वो भावी जीवन के लिए तैयार हो रहा होता है। आगे वो कॉलेज लाइफ आएगी, उसकी जो सामाजिक जीवन है वो शुरू होने वाला होता है। तो जब वो पढ़ रहा है बच्चा, तो उसी समय 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चे के सामने उसकी कैलिबर, उसकी कैपेसिटी और उसके एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए उसके सामने इस प्रकार से मानचित्रण करना, इस प्रकार से जो विकल्प हैं, जो भावी भविष्य में जाके वो किस प्रकार के व्यवसाय को चुन सकता है, किस प्रकार की नौकरी में जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रमुख रास्ते हो सकते हैं, उन सभी का मानचित्रण करना भी एक नेतृत्वकर्ता के सामने प्रमुख चुनौती होती है और इसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। उसके पश्चात है प्रमुख हमारा हितधारकों के साथ सहयोग। हितधारक, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है हमारे? जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो एजुकेशन की जो हमारी प्रोसेस है पूरी की पूरी, जो प्रक्रिया है, उसके स्टेक होल्डर्स की बात करें तो सेंटर पॉइंट जो हमारा है, सबसे अगर सेंटर धुरी की जब हम बात करें, एक बात की जाती है बार बार, बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चा जो है हमारा, जो स्टूडेंट है, वो उसकी धुरी है और स्टेक होल्डर्स उसके इर्द गिर्द, एक अध्यापक एक स्टेक होल्डर है, दूसरा मुख्य अध्यापक एक स्टेक होल्डर है, जो विद्यालय से संबंधित जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के। इसके अलावा हमारे उच्च अधिकारी हैं, बच्चे के माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन प्रोसेस के। तो एक एक अच्छा नेतृत्वकर्ता के तौर पर हम विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न जो हितधारक हैं, उनका सहयोग कैसे सुनिश्चित कर पाए, ये भी एक प्रमुख चुनौती आज के दिन विद्यालय प्रमुखों के सामने है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विभिन्न हितधारकों के मध्य कड़ी का कार्य करना, जो अभी भी कर ही रहे हैं, चाहे हमारे उच्च अधिकारी गण हैं और बच्चे हैं या फिर बच्चों के अभिभावक हैं, समाज है, उन सभी के सरोकारों को एक साथ लेके हम चल रहे हैं और एक कड़ी के तौर पर, उनके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर विद्यालय प्रमुख होने के नाते हम कार्य कर रहे हैं। विद्यालय परिसर का नेतृत्व, 4 शब्द, कहने में आसान लेकिन उतना ही मुश्किल। विद्यालय परिसर का नेतृत्व, पूरे के पूरे स्कूल का नेतृत्व की जब हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार से घर का एक मुखिया अपने घर का नेतृत्व करता है, वही बात यहाँ पर भी है। आमतौर पर घरों में जब हम बात करते हैं तो विद्यालय मुखिया की जिम्मेवारी आप देखिए, जो घर का मुखिया होता है, वहां पर एक घर में, एक परिवार में कुछ सदस्य बहुत ज्यादा काम करने वाले, बहुत कम काम करने वाले, या अलग अलग प्रकार की दृष्टिकोणों से संबंधित, आदतों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा तो देखा नहीं गया कि घर का मुखिया किसी किसी एक के प्रति अगर कोई बात हो भी जाए, एक बार डांट डपट अगर उसको लगा भी दी गई, तो मन में मैल नहीं रखना, ये घर के मुखिया की प्रमुख जिम्मेवारी होती है। वो घर के सभी सदस्यों को साथ में लेके चलता है और यही उसका बड़प्पन भी है, यही उसका बड़प्पन भी है।
और एक नेतृत्वकर्ता जब तक बड़प्पन नहीं दिखाएगा तब तक सिर्फ हवाई बातों से नेतृत्व कभी नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। तो वही बात यहाँ पर विद्यालय परिसर का नेतृत्व, पूरा का पूरा जो विद्यालय है उसमें आपके आपके बच्चे का मतलब यहाँ पर आपके विद्यार्थी, आपके स्टाफ मेंबर्स जो आपके घर के परिवार के सदस्यों की तरह, आपके गैर शैक्षणिक स्टाफ मेंबर्स जिसमें क्लरिकल स्टाफ, प्यून, सभी विद्यालय के जितने भी हितधारक जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को एक कड़ी के तौर पर, एक चैन का जो काम होता है सभी को गूंथ के रखना, बांध के रखना। जिस प्रकार से माला के अलग अलग जो मोती हैं उनको एक धागा जो पिरो के रखता है, वो धागा जिस दिन टूटता है मोतियों की कोई कीमत नहीं रहती। तो ये सारी की सारी चुनौतियां हैं। हमने बात की, एक बार से फिर से रिवाइज कर देते हैं, आपके सामने है स्लाइड। मुख्य तौर पर विद्यालय से संबंधित 5 प्रकार की चुनौतियां यहाँ पर जो मॉड्यूल में बताई गई है, मॉड्यूल में मैं बार बार कह रहा हूँ, मॉड्यूल में जो बताई गई है वो प्रमुख 5 प्रकार की चुनौतियां हैं। इसके अलावा ढेरों हो सकती हैं और आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। संदर्भ आधारित चुनौतियां हैं जिसमें विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और भौगोलिक हैं, संगठनात्मक हैं, शैक्षणिक संरचनाओं से संबंधित चुनौतियां हैं, विद्यार्थी को केंद्र में रखते हुए कुछ एक चुनौतियां हैं जो आज के समाज की मैं बात करता हूं, हम बात करते हैं तो वहां पर सुरक्षा उपायों संबंधी हैं, बच्चों को अपने मत अभिव्यक्त करने की आजादी से संबंधित हैं, उनके लर्निंग आउटकम से रिलेटेड हैं। ये कुछ एक चुनौतियां हैं जो विद्यार्थी केंद्रित चुनौती। और 5वीं जो चुनौती का प्रकार है वो है विभिन्न हितधारकों के साथ सही ढंग से सहयोग करके और एक जो अपना विद्यालय है उसके लिए ऐसा डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, ऐसा प्लान, ऐसी नीति निर्धारण करना जिससे कि सकारात्मक दिशा में विद्यालय को अग्रसर किया जा सके। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल का एक कोर्स का जो कोर्स है हमारा 8वां, उसका एक मॉड्यूल है विद्यालय नेतृत्व मुद्दे और चुनौतियां। उसमें इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा की गई है और आपकी प्रश्नोत्तरी में भी इनमें से काफी सारे प्रश्न आपने देखे होंगे आए थे, या जिन्होंने नहीं किया है अभी तक मॉड्यूल पूरा उनके सामने आएंगे। इसी कोर्स का मॉड्यूल 2 वो जो कहता है, मॉड्यूल 2 वो है माध्यमिक विद्यालय स्तर पर नेतृत्वकर्ता का दृष्टिकोण। अब अभी तक हमने बात की चुनौतियों की, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां कौन सी हैं, जो मुद्दे जो समस्याएं हमारे सामने आ रहे हैं नेतृत्वकर्ता या फिर स्कूल हेड होने के नाते, स्कूल मुखी होने के नाते, मुखिया होने के नाते। अब हम बात करेंगे कि दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य, देखने का नजरिया विभिन्न चीजों को वो कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर मॉड्यूल 2 में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। और ये जो मॉड्यूल 2 है, जो दृष्टिकोण है, ये इसलिए यहाँ पर रखा गया है, जो चुनौतियां पहले रखी गई हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे, इस पूरे मॉड्यूल को आप जानेंगे, देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि इस पार्ट में जो प्रमुख चुनौतियां आई थी उनके समाधान हेतु भी सुझाव दिए गए हैं कि विभिन्न जो चुनौतियां हैं, सुझाव हैं, उनको किस प्रकार से पार पाया जा सकता है। वैसे उन सुझावों के अलावा, उन सुझावों के अलहदा आप अपने अनुभव के आधार पर भी जो विभिन्न चुनौतियां समय समय पर आती रहती हैं उनसे पार पाते ही रहते हैं और उसके लिए और ज्यादा प्रयासरत हो सकते हैं। कैसा होना चाहिए नेतृत्वकर्ता का दृष्टिकोण, मतलब नेतृत्वकर्ता होना क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसमें अगर हम बात करें कि चिंतन स्तर के ऊपर, चिंतन स्तर के ऊपर वो किस प्रकार की चिंतन शक्ति उनकी अपने पास होनी चाहिए, भावनात्मक तौर पर वो किस प्रकार से कार्यरत होना चाहिए। सबसे पहले प्रशासक और प्रबंधकीय भूमिका से आगे बढ़कर नेतृत्वकर्ता की भूमिका डिटेल में पढ़ेंगे। एक नेतृत्वकर्ता सिर्फ प्रशासक या प्रबंधक नहीं होता, इससे कहीं ज्यादा कुछ और, जो नेतृत्वकर्ता को लीडर बनाता है। एक लीडर, अगर मैं बात करूं, शब्द यहाँ पर नेतृत्वकर्ता शब्द लिया गया है, लीडर का मतलब सिर्फ और सिर्फ चीजों को मैनेज करना नहीं है। मैनेजर सिर्फ मैनेजर नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उससे कहीं आगे चल के कुछ और विशिष्ट गुणों की आवश्यकता पड़ती है नेतृत्वकर्ता बनने के लिए। मूल्यवाहक नेतृत्वकर्ता बनना। वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं, लाइफ से रिलेटेड वैल्यूज हैं, हमारे समाज से संबंधित जो मूल्य हैं, खुद निजता से संबंधित जो मूल्य हैं,
एक नेतृत्वकर्ता अगर खुद मूल्यवाहक नहीं है, मूल्यवाहक का मतलब खुद उन वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर पा रहा है, वो नहीं दिखा पा रहा है उन वैल्यूज को, तो फिर अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जिस स्तर पर वो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें उन मूल्यों को वो लोग उन मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। नेतृत्व का अभ्यास, प्रैक्टिस योर वर्च्यू ऑफ लीडरशिप इन फॉलोइंग एरियाज। अलग अलग जो एरियाज हैं, नेतृत्व की क्वालिटी तो है, गुण तो है, लेकिन अगर अभ्यास प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे उसको किसी भी वजह से, तो वो उन गुणों का भी कोई फायदा नहीं है। इन नेतृत्व की वर्च्यूज हैं, जो गुण हैं, उनका किस प्रकार से अभ्यास विद्यालय स्तर पर किया जा सकता है, आपके कार्य क्षेत्र पर किया जा सकता है, उसके बारे में इस मॉड्यूल में विस्तार पूर्वक चर्चा है। उसके पश्चात है, ये पीछे चला गया है इसका, मैं एक सेकंड, लीडर बाय एक्शन। लीडर बाय एक्शन के तौर पर कैसे उभर सकते हैं। लीडर बाय पोजीशन और लीडर बाय एक्शन आपके मॉड्यूल में आया था, दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वो इस मॉड्यूल में आपके सामने हम चर्चा करेंगे कि लीडर बाय एक्शन और लीडर बाय पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी भूमिका ज्यादा अच्छी है। दोनों ही भूमिकाएं अच्छी हैं, लीडर बाय पोजीशन की भूमिका भी अच्छी है, लीडर बाय एक्शन की भूमिका भी अच्छी है, लेकिन किसी परिस्थिति विशेष में कौन सी भूमिका का चुनाव आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है, वो आप पर निर्भर करेगा। विद्यालय स्तर पर नेतृत्वकर्ता का दृष्टिकोण, प्रशासक व प्रबंधक की भूमिका से आगे बढ़कर नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना। एक नेतृत्वकर्ता की यह विशेषता है कि वह दायरे में रहते हुए जोखिम उठाए। सबसे पहली क्वालिटी जोखिम, रिस्क। यहां पर जोखिम किसी प्रकार के हमारे वो व्यवसायिक जोखिम नहीं है, नीतियों से संबंधित जो अलग अलग जोखिम है, लोगों के तालमेल से संबंधित जो अलग अलग जोखिम है, वो जोखिम हमारे सामने एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर सामने आते हैं। वो जब जोखिम उठाए जाने चाहिए तो अपनी दायरे, अपनी हदबंदी को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। कभी भी खुद अपने लिए जो सीमाएं निर्धारित की गई है, जो खुद को डिलिमिट किया गया है, उनसे बाहर, जिसको अनाधिकार चेष्टा बोला जाता है, उन सब चीजों से बचते हुए नेतृत्वकर्ता एक कैलकुलेटेड रिस्क उठा सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब चीजों को सुलझाने के लिए कई बार होता यह है कि हम जाने अनजाने अपने दायरों में तो बंद रहते हैं, लेकिन चीजों को सुलझाने के लिए प्रयासरत भी नहीं होते। हमारे अंदर ये चीज रहती है कि कहीं ऐसा नहीं है कि सामने वाले को ऐसा लग जाए कि अमुक व्यक्ति अपने दायरे से बाहर जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब यहाँ पर है कि आप अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ हद तक आउट ऑफ बॉक्स जाके काम कर सकते हैं। लकीर का फकीर बनना कोई जरूरी नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स जाके काम। कोई भी समस्या है उसका निश्चित तौर पर समाधान होता है, बस आपको उसके ऊपर मनन करने की जरूरत है और अपने तरीके से कार्य करने की जरूरत है। तो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की का जो दृष्टिकोण होता है, जो उसका परिप्रेक्ष्य होता है, उसका जो सोचने का तरीका होता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क, अपने दायरे, अपने सीमाओं को जानते हुए भी किस हद तक कितना रिस्क, किस हद तक क्या कार्य किया जा सकता है, वो भली भांति जानता है। कार्यों और विफलताओं की जिम्मेवारी ले। नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप का मतलब, लीडर का मतलब वो होता है जो अगुवा होता है, जो अगुवा होता है पूरे के पूरे समूह का। और समूह का अगुवा का मतलब ये है जो समूह कार्य कर रहा है उसके नेतृत्व में, उसके कार्यों से सफलता मिल सकती है, विफलता मिल सकती है, किसी भी प्रकार के परिणाम नहीं मिल सकते, कार्य लंबा खिंच सकता है, ढेर सारे दूसरे पहलू आ सकते हैं। तो उस समय में सफलता और विफलता दोनों ही, अगर कहा जाए नेतृत्वकर्ता अगर किसी वजह से ग्रुप जो वर्क है वो सफल नहीं हो पाया, कई बार नहीं भी हो पाता, कई बार नहीं भी हो पाता, तो उस अवस्था में नेतृत्वकर्ता जिम्मेवारी ले। आगे बढ़कर जिम्मेवारी लेने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि भाई मेरी वजह से ये सब कुछ खराब हो गया। वो अपने साथियों का, अपने ग्रुप का हौसला बढ़ा सकता है, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको बैक कर रहा हूं। आपकी ग्रुप, आपका समूह, अगर आप अपने समूह को, अपनी टीम को बैकअप कर रहे हैं
टांग खिंचाई नहीं कर रहे, उनको बैकअप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, परिणाम हमेशा सकारात्मक निकलेंगे। लक्ष्य प्राप्त करते समय एक नेतृत्वकर्ता सभी हितधारकों को श्रेय देकर पुरस्कृत करता है। कई बार श्रेय का इश्यू भी रहता है, हमारे विद्यालयों में भी रहता है, समाज में भी रहता है। श्रेय का मतलब क्रेडिट होता ये है, एक बात कही जाती है कि जलना तो तेल और रुई को होता है और नाम दिए का हो रहा है, लेकिन प्रकाश तो हो रहा है, नाम किसी का भी हो। एक अच्छा नेतृत्व करता वो जानता है कि जिसने काम किया है उसको क्रेडिट दे दिया जाए, उसमें कुछ कम होता नहीं है। क्रेडिट लास्ट में नेतृत्व करता जो लीडर है उसका ही होता है, लीडर, क्योंकि काम करने वाला लीडर है, उसकी टीम उसके निर्देशानुसार उसके मातहत कार्य कर रही है। फिर भी अगर एक शाबाशी की थपकी आप अपने आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, बड़ी गजब की चीज ये है कि कुछ बच्चे लगातार काम नहीं कर रहे तो उनको थोड़ा सा शाबाशी दे के आप उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से वो काम कर पाएंगे क्लासरूम में भी। तो ये एक ऐसा कार्य है जिसमें ड्यू क्रेडिट जो है, ड्यू क्रेडिट जिसके लिए जो क्रेडिट बनता है देने में कुछ जा नहीं रहा, शाबाशी से कुछ नहीं जा रहा। वह अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित कर एक सहभागिता स्थापित करने की क्षमता रखता है। रोल मॉडल के तौर पर कोई ऐसा कार्य है जिसको करना ऐसा लग रहा है बेहद कठिन है, बेहद मुश्किल है, तो लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीड फ्रॉम द फ्रंट का मतलब आ गया कि मैं करूंगा या मैं करूंगी, हम करेंगे। ये जो चीजें हैं ये आपकी टीम में एक अच्छी जो बॉन्डिंग है उसको दर्शाएगा। और आप देखेंगे सिर्फ आपको कहने की जरूरत है, सिर्फ आपको ये कहने की जरूरत है मैं करूंगा, मैं करूंगी या हम करेंगे, काम वो आपकी टीम कर ही देगी, नो डाउट। ये हम बात कर रहे हैं कि दृष्टिकोण, नजरिया कैसा होना चाहिए, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो भावनात्मक तौर पर एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के अंदर होनी चाहिए। एक ऐसी संस्कृति जिसमें सभी लोग स्वतंत्र रूप से निडर होकर काम कर पाए, स्वच्छंद ना हो। दो शब्द हैं, ये जो लाइन कह रही है ना, एक ऐसी संस्कृति, ऐसी कल्चर, वर्क कल्चर डेवलप करना जिसमें सभी स्वतंत्र और निडर, स्वतंत्र और निडर, भयमुक्त, फियरलेस और अपने आप में पूर्णता को लिए हुए। सभी आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आपकी टीम के सभी मेंबर अपने आप में पूर्ण एक कंपोनेंट के तौर पर अपना अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। लेकिन इस संस्कृति में इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, बड़ा महीन अंतर होता है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बड़ा महीन अंतर होता है। स्वतंत्रता दीजिए काम करने की, हाँ भाई आपका ये काम है आपको करना, करके लेके आ जाइए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वच्छंदता का मतलब है मनमर्जी। एक टीम का मेंबर, एक टीम का कोई भी मेंबर वो इंडिविजुअल मेंबर के तौर पर ठीक है काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो पार्ट टीम का ही है। इंडिविजुअल कोई व्यक्ति टीम में अगर ऐसा कार्य कर रहा है जो इंडिविजुअली तो ठीक ठाक है, लेकिन पूरा का पूरा टीम एफर्ट के ऊपर उसके नेगेटिव इफेक्ट जा रहे हैं, तो उस समय आपको चेक बैलेंस की जरूरत है डेफिनेटली। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह नेतृत्वकर्ता प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्यों को करते हुए आगे बढ़ सकता है। सेकंड, मॉड्यूल में एक बात आई थी, आपने मॉड्यूल जब पूरा किया होगा उसमें ये इन्फोग्राफ आपको दिखाया गया होगा कि जो नेतृत्व करता है वो प्रशासक और प्रबंधक से कहीं ज्यादा है। वही बात हम इसमें करेंगे। प्रशासक का कार्य होता है नियमों विनियमों की अनुपालना करना। जो प्रशासक होता है, प्रशासक के तौर पर जो निर्धारित नियम, मानदंड, मापदंड बनाए गए हैं उन सभी नियमों को की पालना सुनिश्चित करवाना एक प्रशासक का कार्य होता है। और उसके लिए प्रशासक के पास अधिकार होते हैं, खुद के अधिकार होते हैं, अथॉरिटी होती है, और उसका इस्तेमाल वो बेधड़क कर सकता है या कर सकते हैं या कर सकती है। प्रशासक का ये मुख्य कार्य रहता है। उसके पश्चात प्रबंधक, प्रबंधक का जो कार्य होता है विभिन्न कार्यों और रिश्तों को आपस में बनाए रखना, मैनेज करना। मैनेजर जो प्रबंधक होते हैं वो मैनेजर होते हैं
लेकिन लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स वो होते हैं जो ये जो दोनों प्रकार के कार्य हैं ये तो कर ही पाए, साथ के साथ में उनका जो विजन है वो साफ हो। साफ और सुस्पष्ट का मतलब यहाँ पर क्लियर विजन हो कि टारगेट मेरा ये है और इसके लिए मुझे ये प्रयास करना है। उसमें एक प्रशासक के तौर पर वो नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाता है। प्रबंधक के तौर पर लोगों के मध्य रिश्ता, लोगों का मतलब यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स के मध्य एक स्वस्थ रिश्ता, स्वस्थ संबंध बनवाने की कोशिश करता है। साथ के साथ में लीड फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से लीड करता है। ऐसे करेंगे इस काम को, और इस तरीके से अगर हम इस काम को करेंगे तो अंत में हमारे सामने ये परिणाम आने की संभावना है, और हमें इस काम, ये जो टारगेट मिला है, इसके लिए वो पूरी की पूरी रणनीति व्यूह रचनाएं अपने दिमाग में और अपनी टीम के साथ शेयर करता है। वो नेतृत्वकर्ता का कार्य है। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर नेतृत्वकर्ता का दृष्टिकोण, ये मॉड्यूल का जो ये कोर्स है इसका दूसरा मॉड्यूल है। पहले भाग में हमने पढ़ा था विभिन्न चुनौतियां और मुद्दे, दूसरे भाग में हम पढ़ रहे हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण के अंतर्गत हम 4 स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। पहली जो स्लाइड है वो ये बता रही है कि जो एक नेतृत्व करता है वो प्रशासक और प्रबंधकीय भूमिका से कहीं आगे है, और उसके लिए ये चीजें वो कर सकता है या कर सकती है। इसी का दूसरा भाग मूल्यवाहक नेतृत्वकर्ता बनना। मूल्य, धारणा, ज्ञान और अनुभव। मूल्य, वैल्यूज, स्थापित मानदंड। नियम नहीं कहेंगे, नियम नहीं कहेंगे, सब घोषित कहीं ना कहीं। हर हर व्यक्ति के अपने मूल्य हो सकते हैं, मेरे मूल्य कुछ और हो सकते हैं। यहां पर मूल्य का मतलब प्राइस नहीं है, वैल्यू है। किसी और के मूल्य कुछ और हो सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के मूल्यों का समूह, जब उसके खुद के जो मूल्य हैं, खुद की जो वैल्यूज हैं, जो जिनमें वो विश्वास करता है, उससे धारणा बनती है, उसकी बिलीफ्स पैदा होते हैं। वो उनके ऊपर लगातार मूल्यों के समूह को लगातार पालन करता हुआ वो उसकी अवधारणा में परिणत हो जाता है। उससे ज्ञान का निर्माण होता है और अनुभव पैदा होता है। तो मूल्यवाहक नेतृत्वकर्ता की क्या क्या गुण हैं, मूल्य कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। ये देखिए, ये मूल्य, ये समाज, हमारी जो सोसाइटी है उसके द्वारा स्थापित ये वो मूल्य हैं जो डिमांड करते हैं कि एक नेतृत्वकर्ता में होने ही चाहिए। सत्यनिष्ठा, एलेबरेट करने की जरूरत मैं नहीं समझता कि होगी। सभी प्रबुद्ध लोग मेरे सामने बैठे हैं या देख पा रहे हैं। सत्यनिष्ठा अपने आप में एक मूल्य है, और ये मूल्य एक नेतृत्वकर्ता के अंदर होना ही चाहिए। निष्पक्षता, अनबायस्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यवादी हो, साथ के साथ में अनबायस्ड भी हो। निष्पक्षता, अगर नेतृत्वकर्ता के तौर पर आपका व्यवहार निष्पक्ष है तो किसी विशेष अवस्था में अगर किसी साथी को आपने डांट फटकार भी लगा दिया, फिर कुछ कह भी दिया, कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी कर दिया, तो भी उस साथी के दिमाग में ये बात हमेशा ये जरूर रहेगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि गलती मेरी थी। ऐसा नहीं किया गया कि दो व्यक्तियों को एक समान कार्य हेतु एक को शाबाशी दे दी गई हो और दूसरे को पनिशमेंट दे दी गई हो। वहां पर दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो निष्पक्षता ये बेहद जरूरी है। आत्मानुशासन, खुद जो चीजें कही जाएं वो खुद भी प्रैक्टिस में लेके आई जाएं। वो गुरु गोविंद सिंह जी का एग्जाम्पल दिया जाता है, गुड़ छोड़ने वाला, आप सभी वाकिफ होंगे। वो बच्चे को की माँ लेके आई, उनको कहती है कि जी गुरु जी, ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दीजिए। तो गुरु साहब ने कहा, माई अभी तो मैं नहीं छुड़वा पाऊंगा, आप 2-4 दिन के बाद आना। 2-4 दिन करते करते 5-10 दिन गुजर गए। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा उस बच्चे को, उनकी माता के सामने, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, दांत खराब हो जाते हैं, ज्यादा मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बस इतना कह के चले गए। तो वो जो माता जी थी वो बोली, गुरु जी यही बातें अगर कहनी थी तो पहला दिन क्यों नहीं कह सकते थे आप? पहला दिन भी अगर बच्चे को यही बातें बतानी थी, यही मंत्र था। तो गुरु जी ने कहा कि माई उस समय मैं खुद गुड़ बहुत ज्यादा खाता था, तो पहले गुड़ मैंने छोड़ा
और उसके बाद बच्चों का छुड़वाने के लिए कह सकता हूं। तो वो काम जो आप खुद करते हैं उसी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता का मतलब है एक दूसरे के, जब हम टीम या फिर कोलेबोरेशन में काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना के रखना। निर्भरता का मतलब यहाँ पर विश्वास से है कि मेरा ये टीम मेंबर ये कर पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा। जब तक विश्वास हम कायम नहीं करेंगे तब तक काम का उचित वितरण भी नहीं कर पाएंगे। तो परस्पर निर्भरता एक मुख्य गुण है टीम वर्क में, और इसके ऊपर भी ध्यान देने की एक नेतृत्वकर्ता को बहुत ज्यादा जरूरत है। धारणा, विश्वास, वही निर्भरता वाली बात अगर मैं बात करूं विश्वास की, तो अपने टीम मेंबर्स के ऊपर विश्वास कायम रखना, उनकी क्षमताओं पर, ना सिर्फ टीम मेंबर बल्कि विद्यार्थियों की क्षमताओं पर। कई बार विद्यालयों में मेंटरिंग विजिट के दौरान कुछ वाकये हो जाते हैं, देखने में आता है एक स्टेटमेंट बड़े आराम से फ्लोट कर दी जाती है टीचर साथियों के द्वारा भी, कहा जाता है जी ये देखिए क्लास के 5 7 10 बच्चे ऐसे हैं, कुछ करवा लो जी, इनका कुछ नहीं होना और ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। एक विश्वास अगर आप कायम करके देखिए, एक विश्वास रख के देखेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे का मतलब जीरो नहीं है, कोई भी बच्चा जीरो नहीं है, कुछ तो कर पाएंगे। वो बात अलग है, वो बात अलग है, डिफरेंट है कि उनको कुछ करवाने के लिए बाकी के अलावा हमें कुछ ना कुछ काम उनको करवाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो उस मेहनत से हो सकता है, मैं एक अध्यापक के तौर पर मेरी ये कमी हो सकती है कि मैं उस एक्स्ट्रा काम को करने से बचना चाहता हूं, इसलिए आराम से स्टेटमेंट फ्लोट कर दी जाती है। तो विश्वास, धारणा और विश्वास का मतलब है अपने टीम मेंबर्स, अपने स्टूडेंट्स में विश्वास रखना, उनकी कैपेसिटी और उनकी क्षमताओं में विश्वास रखना कि कोई व्यक्ति ये काम कर सकता है। मौका दे के देखिए, हो सकता है कोई जल्दी कर लेता है, कोई देर से कर लेता है, लेकिन कर सभी लेते हैं अमूमन। और इस स्तर पर जब विद्यालय में हमारे साथ शिक्षक साथी हैं, तो जो शिक्षक साथी हैं डेफिनेटली सभी में इतना कैलिबर है, 100% मैं कहूंगा, 100%, 99% भी नहीं, 100 के 100% सभी टीचर साथी, क्योंकि वो जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से होकर गुजर के हमारे पास विद्यालयों में है, तो 100% टीचर साथियों के पास वो कैलिबर है, वो क्षमता है कि वो हर काम को बाखूबी कर सकते हैं। बस उनमें विश्वास रखने की आवश्यकता है। विश्वास के बारे में, क्योंकि इसका मेन विश्वास के पार्ट, सब पार्ट हैं आगे 3, उससे पहले इस फ्लो चार्ट की जो आगे ज्ञान का भाग है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन में ये इसी प्रकार से कनेक्ट होके आ रहा है लगातार क्लिक करने के बाद। तो ज्ञान क्या क्या, किन किन चीजों की समझ और ज्ञान होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग किन किन चीजों की होनी चाहिए नेतृत्वकर्ता के तौर पर। प्रशासनिक मामले, प्रशासन से संबंधित जो मामले हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हमारे नियमों की पुस्तक क्या कहती है, कोई कार्य नियम के विरुद्ध तो नहीं किया जा रहा, उन सभी मामलों की समझ होनी चाहिए प्रशासनिक मसलों की। नेतृत्व शैलियों का ज्ञान, नेतृत्व के लिए कौन सी शैलियां अपनाई जा सकती हैं, उनका ज्ञान नेतृत्वकर्ता को होना चाहिए। विश्वास क्या है, धारणा के बाद जो विश्वास के सब टॉपिक्स हैं वो विविधता, गैर भेदभाव और शिक्षकों और छात्रों की क्षमता में विश्वास। एक तो विविधता में विश्वास रखने वाले होने चाहिए। विविधता में विश्वास का मतलब विविधता होती ही है डेफिनेटली। एक माता पिता के 2 बच्चे भी एक समान नहीं होते, विविधता हमेशा होती है। विविधता में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। विविधता में विश्वास का मतलब विविधताओं का सम्मान करने वाला होना चाहिए नेतृत्वकर्ता को। ऐसा नहीं कि मन माफिक भी एक मोल्ड या एक सांचे के ही, एक सांचे में डले हुए व्यक्ति मेरे सामने आएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा काम करने वाले भी आपके मातहत हो सकते हैं, बहुत कम काम करने वाले भी आपके मातहत हो सकते हैं। तो विविधता में विश्वास करने वाला होना चाहिए एक कुशल नेतृत्वकर्ता को। गैर भेदभाव, अनबायस्ड होना चाहिए। भेदभावपूर्ण जो प्रणाली है उनमें विश्वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गैर भेदभाव वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्लासरूम में या फिर हमारे स्टाफ रूम में
स्टाफ रूम में हमारे टीचर्स और क्लासरूम में हमारे बच्चे, वो अलग अलग प्रकार के जो सोशल स्टेटाज हैं, जो सोशल संस्तर हैं, उनसे आ रहे हैं, और उनमें एक कुशल नेतृत्वकर्ता को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षक और छात्रों की क्षमता में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। और उसके पश्चात है अनुभव। अनुभवी होना चाहिए। अनुभव मूल्य धारणा और ज्ञान के साथ साथ अनुभव जैसे जैसे कार्य करते चले जाते हैं। अनुभव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको निचोड़ के पिला दिया जाए। अनुभव धीरे धीरे अपने खुद के काम से आता है और समय के साथ आता है। जब इन सब चीजों में मूल्यवान अगर नेतृत्व करता है, अपने खुद के मूल्यों का ध्यान रखता है कि मुझे कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, उसके विश्वास और धारणाएं बनती हैं। उसकी विश्वास और धारणाएं ये बनती है, अगर खुद निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ, आत्मानुशासन और परस्पर निर्भरता को पालन करने वाला हमारा नेतृत्व करता है, तो डेफिनेटली उसकी जो अवधारणाएं हैं, उसके जो विश्वास हैं, वो विविधता में विश्वास रखने वाला मिलेगा, विविधता में विश्वास रखने वाली मिलेगी। गैर भेदभाव से संबंधित वो प्रैक्टिसेस को अपने विद्यालयों में लागू करने वाले मिलेंगे, और शिक्षकों और छात्रों की क्षमताओं में विश्वास करने वाले वो व्यक्ति मिलेंगे हमें। तो ये नेतृत्वकर्ता के दृष्टिकोण से संबंधित बातें थी कि नेतृत्वकर्ता का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। अभ्यास, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आप? जो गुण आपके अंदर हैं उनको भरपूर इस्तेमाल कीजिए। दिशा निर्धारित करना, डायरेक्शन देना, परस्पर स्वस्थ संबंध स्थापित करना, लोगों के मध्य, जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनके मध्य स्वस्थ संबंध स्थापित करना, विद्यालय का विकास करना, शिक्षण कार्यक्रम में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत रहना। ये इन सब मुद्दों में ये जो 4 चीजें हैं, इनके लिए आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनका इस्तेमाल कीजिए विद्यालय में भरपूर। एक बात आई थी लीडर बाय एक्शन एंड लीडर बाय पोजीशन, वो क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। लीडर बाय पोजीशन कौन है? पद के आधार पर। बाय पोजीशन पद के आधार पर। आप अगर विद्यालय प्रमुख हैं, प्रिंसिपल हैं, तो लीडर बाय पोजीशन है आप डेफिनेटली। नियुक्ति हुई है उस पोजीशन के ऊपर, पद के आधार पर नियुक्ति हुई है, या फिर वरिष्ठतम है। जिन विद्यालयों में अगर पोस्ट वैकेंट है हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल्स की, तो वहां पर जो वरिष्ठतम व्यक्ति होता है वो पद के आधार पर लीडर बाय पोजीशन होता है। पोजीशन, लीडर की पोजीशन को वो एंजॉय कर रहा होता है या कर रहे होते हैं। लीडर बाय पोजीशन का मतलब है पद के अनुसार। अब लीडर बाय एक्शन कौन हो सकता है? लीडर बाय एक्शन कौन हो सकता है? पहला तो लीडर बाय जो पोजीशन है वो लीडर बाय एक्शन भी हो सकते हैं। पहली बात, वो व्यक्ति जो लीडर बाय पोजीशन है वो लीडर बाय एक्शन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें हैं। तो लीडर बाय एक्शन होते हैं पहल के आधार पर, इनिशिएट करने वाला, भले ही कनिष्ठतम कर्मचारी या फिर शिक्षक। कनिष्ठतम का मतलब यहां पर सीनियोरिटी लिस्ट में, रजिस्टर में जिसका नाम सबसे लास्ट में रखा गया है, लेकिन कोई काम आता है, कोई चुनौती आती है, कोई मुद्दा आता है, किसी भी चीज से संबंधित विद्यालय में कोई परेशानी खड़ी होती है, तो कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ एक साथी ऐसे हैं जो पहल करते हैं, इनिशिएट करते हैं। हाँ जी हम सुलझाएंगे इसको, वो सुलझाने के लिए पहल करते हैं, उन चीजों को दूर करने के लिए विद्यालय का सहयोग करते हैं। वो लीडर बाय एक्शन है, जो इनिशिएट करते हैं सकारात्मक चीजों के लिए। नकारात्मक चीजों के लिए जो इनिशिएट करते हैं वो लीडर बाय एक्शन नहीं है। लीडर बाय एक्शन का जो कार्य रहता है कि बेहतरी के लिए जो पहल करे, सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करना। जो लीडर बाय एक्शन होते हैं वो अन्यों को, अन्यों का मतलब यहाँ पर आपके स्टाफ सदस्य हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीम मेंबर्स हो सकते हैं, उनको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
जो लीडर बाय एक्शन होगा वो सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है या क्षमता रखती हैं। सहयोगी दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं, आपस में कोलैबोरेटिव जो एक एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, उसको बिल्डअप करते हैं। ज्ञान, कौशल एवं सकारात्मक अभिवृत्तियों के माध्यम से लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं। जो टारगेट हैं वो सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाते, तुक्के नहीं चलाते, बात नहीं करते हवा में। जो टारगेट डिसाइडेड टारगेट हैं, जो टारगेट डिसाइड किया गया है, उसकी प्राप्ति हेतु, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने खुद के ज्ञान, कौशल और उसकी जो सकारात्मक अभिवृत्तियां हैं, एटीट्यूड्स हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, उनकी सहायता से उस टारगेट को पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। तो ये होता है लीडर बाय एक्शन एंड लीडर बाय पोजीशन। आपकी जो क्विज है उसमें भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसके। अब इन सब बातों को आप अपने आप देखकर खुद के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आप खुद लीडर बाय एक्शन हैं या आप लीडर बाय पोजीशन हैं। नो डाउट लीडर बाय पोजीशन वो मुखिया हैं हमारे। लीडर बाय एक्शन का गुण जो है वो सभी में, अध्यापकों में सभी में होना ही चाहिए। मॉड्यूल 3, लीडरशिप फॉर लर्निंग एंड टीचिंग। उद्देश्यों से शुरू होते हुए रूपरेखा और उसके पश्चात लगातार एक बात आ रही थी और मैं कह रहा था कि तीसरे मॉड्यूल में आएगा। लीडरशिप फॉर लर्निंग क्या है? L4L बोलते हैं इसको। लीडरशिप फॉर विद्यार्थी के माध्यम पर तौर पर क्या कार्य किया जा सकता है? शैक्षणिक पर्यवेक्षण में क्या भूमिका हो सकती है? व्यवस्था का सहयोग करने के लिए L4L के तहत आप क्या कर सकते हैं? और शैक्षणिक पर्यवेक्षण की व्यू रचनाएं और तकनीकें आप कैसे बना सकते हैं? ये है L4L। अनिल जी, समय कितना हो गया है? मेरे सामने घड़ी नहीं है, अगर आप मुझे प्लीज। सर 140। ओह सॉरी। कोई नहीं सर, आप जल्दी से वाइंड अप कीजिए प्लीज। ओके ओके ओके। अभी भी 46 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं। माफी चाहूंगा, समय की बाध्यता को मैं ध्यान में नहीं रख पाया। जल्दी से इसको हम वाइंड अप करते हैं। अभी लीडरशिप फॉर लर्निंग, ये इसका हमारा एक फ्लो चार्ट में तैयार कर पाया था, आप देख लीजिएगा। जिन भी साथियों को प्रेजेंटेशन चाहिए कि वो उनको मिल जाएंगी विद्यालय स्तर पर। वैसे यूट्यूब के माध्यम से भी हमारा ये वीडियो लाइव जा रहा है, वहां से भी आप ये सेशन को दोबारा देख पाएंगे। तो लीडरशिप फॉर लर्निंग के लिए 4 प्रमुख कार्य विद्यालय प्रमुख को करने होते हैं। एक तो संदर्भ संबंधित व्यवस्थाएं। संदर्भ पीछे से यह है, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था। संदर्भ विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, जो अलग अलग बैकग्राउंड्स के विद्यार्थी आते हैं उनसे संदर्भित हो सकती है और भौगोलिक पृष्ठभूमियों से संदर्भित होती है। तो लीडरशिप फॉर लर्निंग के लिए वो जो 2 प्रमुख चुनौतियां थी, उनको किस प्रकार से विद्यालय प्रमुख दूर करे, सबसे पहला कार्य वो रहता है। दूसरा संकल्पना। लीडरशिप फॉर लर्निंग की संकल्पना क्या कहती है? विजन और लक्ष्यों को परिभाषित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का नेतृत्व करना खुद। विद्यालय प्रमुख होने के नाते हमारे कार्य बहुत सारे हैं, नो डाउट। बहुत हजारों हजार तरीके के कार्य हमें प्रबंधात्मक या फिर प्रशासनिक तौर पर करने पड़ते हैं, लेकिन एकेडमिक तौर पर किस प्रकार से वो कौन से कार्य, क्योंकि स्कूल या फिर विद्यालय का जो प्रमुख कार्य है वो शिक्षण अधिगम है। उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, प्रशासनिक मसले हैं, जो अन्य मसले हैं, वो उसके साथ में दूसरे जुड़े हुए मसले हैं। तो प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए, लीडरशिप फॉर लर्निंग हमें ये कहती है कि एकेडमिक्स के लिए, शैक्षणिक मसलों को सुलझाने के लिए विजन और लक्ष्य एक लीडर को, एक मुखी को सबसे पहले निर्धारित करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का खुद नेतृत्व करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी परिपाटी ये हो सकती है, हालांकि समय की बाध्यता हो सकती है,
समय की बाध्यता विद्यालय स्तर पर यह हो सकती है कि दूसरे कार्यों से फुर्सत ना मिले, लेकिन फिर भी कोशिश करें विद्यार्थियों के साथ डायरेक्टली मुखातिब जरूर हो। जैसे ही आपको मौका मिले, रोज अगर मिलता है, वीकली अगर मिलता है, एक क्लास किसी न किसी कक्षा में, विशेष कक्षा में आप किसी एक स्पेसिफिक क्लास में ना जाएं, लेकिन अलग अलग क्लासेस में कभी ना कभी आप विद्यार्थियों के साथ लगातार टच में बने रहें, ताकि जो बीच की कड़ी है अध्यापक, वो ये जान पाए कि हमारा जो मुखिया है, हमारा जो लीडर है, वो लगातार बच्चों के साथ, जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। सतत व्यवसायिक विकास सुनिश्चित करना, जो 50 घंटे का प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से एनईपी में सुझाया गया है कि शिक्षकों का और खुद का व्यवसायिक विकास सुनिश्चित करना है, वो सुनिश्चित करें। साक्ष्य आधारित योजना और पर्यवेक्षण करना। पर्यवेक्षण का मतलब यहाँ पर मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग है। और स्कूल कम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा था, तो स्कूल कम्प्लेक्स के तौर पर आपके मातहत जितने विद्यालय होंगे, आगे आने वाली जो एनईपी 2020 एजुकेशन जो शिक्षा नीति है जैसे ही लागू होगी, उसमें मेंटरिंग और मॉनिटरिंग का काम आपके साथ जुड़ने वाला है। तो मेंटरिंग और मॉनिटरिंग, साक्ष्य आधारित मेंटरिंग और मॉनिटरिंग करें। शैक्षणिक पर्यवेक्षण। शैक्षणिक पर्यवेक्षण जब आप मेंटरिंग करें, ऑब्जर्वेशन करें, किसी स्कूल की विजिट कर रहे हैं, तो वहां पर एक सुगमकर्ता के तौर पर जाएं, एक अधिकारी से कहीं ज्यादा एक सुगमकर्ता के तौर पर, उनकी समस्याओं को सुलझाने वाले के तौर पर जाएं। शैक्षणिक पर्यवेक्षण की तकनीकें हैं, विद्यालय प्रक्रिया में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि का तंत्र विकसित कर सकते हैं। व्यवस्था से सहयोग प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? व्यवस्था का मतलब यहाँ पर हमारे उच्च अधिकारी और सोसाइटी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति हैं। इन सब कार्यों को अगर आप पूरा कर पाते हैं सही ढंग से, तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रभाव पड़ेगा वो होगा विद्यार्थियों के सीखने और अधिगम प्रतिफलों में सुधार के तौर पर। ये शैक्षणिक पर्यवेक्षण की व्यू रचनाएं हैं। ज्यादा समय, मैं पहले ही ज्यादा समय अपना लगा चुका हूं आपके साथ, और धन्यवाद करना चाहूंगा अभी भी उन साथियों का जो अभी भी जुड़े हुए हैं। शैक्षणिक पर्यवेक्षण करते समय प्रासंगिक विशेषज्ञता होनी चाहिए, और ना सिर्फ प्रासंगिक विशेषज्ञता होनी चाहिए, हमारे अंदर वो जज्बा भी होना चाहिए कि जिस विद्यालय में हम पर्यवेक्षण के लिए जा रहे हैं, वहां पर हमारे पास जो कुछ है वो उनको देने की कोशिश जरूर करें। जितना हम जानते हैं वो बताने की कोशिश जरूर करें। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अधिकारी और रोब झाड़ने के उद्देश्य से हमारा जाना वहां पर ना हो। दूसरों के प्रति सम्मानजनक रवैया होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देने की क्षमता होनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का मतलब सही को सही, गलत को गलत, लेकिन इस तरीके से कि सामने वाले को बहुत ज्यादा ठेस ना लगे। चिंतनशील व अच्छा श्रोता होना चाहिए। तदनुभूति होनी चाहिए। समस्या समाधान की क्षमता होनी चाहिए। ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं। ये गुण हैं। इसके साथ ही इस स्लाइड के ऊपर 2 से 4 मिनट लगाने के बाद ही ये पूरा का पूरा मॉड्यूल हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं विशेष आपसे अनुरोध करूंगा, जो साथी जुड़े हैं प्लीज वो जुड़े रहें इस स्लाइड के लिए। ये वो मुख्य चीजें हैं जो जो चुनौतियां आई थी, उन चुनौतियों के लिए जो मॉड्यूल नंबर 2 में हमने बात की थी कि किन किन चीजों को अप्लाई करके अब 4 तरह के संप्रेषण कौशल होते हैं मतभेद समाधान के लिए। एक तो अहिंसात्मक संचार एनवीसी, असहमतियों का सम्मान, पेशेवर और व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावी संबंध, सक्रिय और निष्क्रिय संचार। ये जो लास्ट वाला है सक्रिय और निष्क्रिय संचार, इसके 4 पार्ट हैं। मतभेद समाधान, कई बार विद्यालयों में मतभेद जो हो जाते हैं, विद्यार्थियों के मध्य हो सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स के मध्य हो सकते हैं, जो हमारे लीडर हैं उनके और स्टाफ मेंबर्स के मध्य हो सकते हैं, 2 स्टाफ मेंबर्स के मध्य हो सकते हैं। उनको सुलझाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो संप्रेषण कौशल कौन से हैं? एक तो होता है डिस्ट्रक्टिव एक्टिव, ध्वंसात्मक सक्रिय, और एक होता है ध्वंसात्मक निष्क्रिय, रचनात्मक सक्रिय और रचनात्मक निष्क्रिय। डिस्ट्रक्टिव एक्टिव, डिस्ट्रक्टिव पैसिव, कंस्ट्रक्टिव एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पैसिव। इसके लिए 4 उदाहरण आपके प्रतिलिपि में दिए गए थे। जैसे ध्वंसात्मक सक्रिय ये होता है सामने से अब्रप्टली किसी को झिड़क देना, मना कर देना। कोई अध्यापक, कोई साथी आपसे कोई गुजारिश करने आया है, जी ऐसे ऐसे होना चाहिए, मेरे साथ ये समस्या है, तो उसको डायरेक्टली सीधा मुंह पे ये कह देना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और ये नियम है, ये कानून है, इसके तहत आपको इस कानून का पालन करना ही पड़ेगा, आपको ऐसा ऐसा करना ही पड़ेगा। ये ध्वंसात्मक
सक्रिय है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिव है, उसके साथ आप सही संबंध नहीं बना पाए हैं। संप्रेषण कौशल आपका वहां पर तनावपूर्ण हो गया है। दूसरा होता है ध्वंसात्मक निष्क्रिय। ध्वंसात्मक निष्क्रिय ये होता है जब कोई कोई समस्या अपनी लेके आपका साथी आपके सामने आए तो डायरेक्टली आप उसकी समस्या का समाधान करने की बजाय दाएं बाएं से इधर उधर से कोई ना कोई बहानेबाजी करके, एक शब्द है बहानेबाजी, बहानेबाजी का मतलब है उसकी समस्या के ऊपर फोकस न करते हुए दूसरी चीजों में, दूसरी छोटी छोटी चीजों में उसको उलझा देना और उसकी मेन समस्या को ज्यों का त्यों रख देना। जैसे सहकर्मियों की विभिन्न प्रकार की छुट्टियों को स्वीकृत करने का जो मुद्दा है, वो इसके अंतर्गत आप जब प्रतिलिपि को दोबारा पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से आप उसको क्लियर कर पाएंगे। ये दोनों नकारात्मक होते हैं, ध्वंसात्मक सक्रिय और ध्वंसात्मक निष्क्रिय। जो सकारात्मक होते हैं कौशल, वो रचनात्मक सक्रिय और रचनात्मक निष्क्रिय। जब आप खुद उस समस्या, अगर कोई आपका अध्यापक साथी, कोई बच्चा किसी समस्या से ग्रस्त है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, तो खुद को उसके साथ जुड़ाव फील करवाते हैं। हाँ, मैं इसका मैं भी इसका एक हिस्सा हूं और आपकी समस्या के ऊपर गौर से इसके ऊपर विचार किया जाएगा। उसको सुलझाने के लिए डायरेक्टली अगर प्रयासरत रहते हैं तो रचनात्मक सक्रिय, और डायरेक्टली प्रयासरत नहीं रहते, दूसरे टीम मेंबर्स की सहायता से अगर उसका निराकरण करवा देते हैं तो रचनात्मक निष्क्रिय है। आपके जो मॉड्यूल की क्विज है उसमें इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे। तनाव प्रबंधन, जो साथी हैं उनके तनाव का प्रबंधन करने के लिए एक पीछे एक सर्वे आया था इंडिया में, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में जो टीचिंग है वो सबसे अधिक तनाव पैदा करने वाले पेशों में से एक है। सबसे अधिक तनाव पैदा करने वाले पेशों में से एक है। 6 से 8 घंटे जब हम विद्यालय में साथ रहते हैं तो वो जिंदगी कम से कम हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी प्रकार का तनाव ना हो, आपस में घुल मिल के रहें। तो उसके लिए पक्षपात रहित रवैया, जिम्मेवारी लेना, सहकर्मियों के निजता का सम्मान, ये एक प्रमुख मुद्दा है। जो सहकर्मी हैं, आपके जो साथी हैं, उनके निजता का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। और विद्यालयों में तनाव का एक प्रमुख कारण भी है जब निजता का सम्मान नहीं किया जाता। उसके लिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। कार्य का उचित श्रेय देना, ये सारांश है। और आप सभी अभी तक जुड़े रहे 33 साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, हालांकि समय शायद इसकी इजाजत नहीं देता अभी।